चूंकि चोर चोर मौसेरे भाई वाला किस्सा बन जाता है। बहुत सारे लोग इसलिए एमएलए बनना चाहते हैं, चाहे 5 साल को बनो, पेंशन तो मिलना है। आप जिसके खिलाफ लिखोगे वो व्यक्तिगत दुर्भावना पाल लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीकमगढ़ एक्सप्रेस 24 और मैं हूं आपके साथ आमिर। आज आपकी बात कार्यक्रम में हम सवाल नहीं करेंगे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनसे हमें सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। सीधा हम आपको कुछ संदेश दिलवाएंगे और ऐसी ऐतिहासिक जानकारियों से रूबरू कराएंगे। तो आइए हम सीधा रूबरू कराते हैं टीकमगढ़ जिले के वरिष्ठ पत्रकार यशोवर्धन नायक जी से। टीकमगढ़ की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। हम लोग जब अपने बचपन में थे, तो हमारा विद्यालय था शिशु मंदिर स्कूल कोतवाली के ठीक सामने लगता था। उस दौर का ये सबसे अच्छा सरकारी विद्यालय था और तब सरकारी विद्यालयों की बड़ी अहमियत होती थी। वहाँ देवेंद्र पुस्तकालय था बाजू में, तो हम कुछ बच्चों को पढ़ने का शौक था, तो चंपक, नंदन और तमाम ऐसी बच्चों की पत्रिकाएं, बाल भारती वगैरह उस पुस्तकालय में थी, तो सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग वहाँ पढ़ने चले जाया करते थे। तो धीरे धीरे पढ़ने का एक शौक इतना तेजी के साथ विकसित होता गया कि पाठ्यक्रम की किताबों से ज़्यादा मुझे पुस्तकालय की किताबें, वहाँ की पत्र पत्रिकाएं, और टीकमगढ़ में बड़ा पढ़ने लिखने का वातावरण था। पुस्तकालय में प्रतिदिन सुबह और शाम 100 से ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए आया करते थे और बाकायदा वहाँ हजारों किताबें थी लाइब्रेरी में। लाइब्रेरियन देवी सिंह गौलिया बड़े उदार हृदय के व्यक्ति थे। उन्हें ये समझ में आ गया कि इस लड़के को पढ़ने में बड़ी रुचि है, तो वो मुझे बच्चों के से संबंधित साहित्य की किताबें उपलब्ध कराते थे। शर्त ये रहती थी कि किताबों के पन्ने ना मोड़े जाएं, ना कोई निशान लगाया जाए और नियत अवधि में उन्हें लौटा दिया जाए। तो वहाँ बैठते-बैठते मुझे बुजुर्ग लोगों को सुनने को मिलता था। मैंने इस शहर में हिंदू-मुसलमान जैसी या जातियों में विभाजन जैसी बात, सांप्रदायिकता की बातें तो बहुत बाद में देखी। लोग एक-दूसरे से इतना प्यार करते थे, बाकी साइकिलों से लोग चलते थे और साइकिल भी रायन अस्पताल में कोई भर्ती होता था, तो उसको बड़ी साहस दे दी जाती थी, तो साइकिल के कैरियर पे बैठ के बीमार आदमी अस्पताल तक जाता था। लेकिन ये वो दौर था कि कोई किसी के भी घर में चला जाए, तो वो भूखा होगा बच्चा, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि ये कौन है, वो ये कहें काय बेटा खाना खाने, रोटी खाने, ये हाउ भूखे हैं। तो सबको खाना खिलाया जाता था। एक बहुत ही अच्छा परिवेश टीकमगढ़ नगर का था, शहर का था, और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा। मेरे घर से थोड़े 20 घरों की दूरी पर ऊपर की सड़क पर पुल के पास पंडित कृष्ण किशोर द्विवेदी जी का आवास था। पंडित जी इस शहर के चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे। उनके पास उनकी इतनी विलक्षण स्मृति थी, याददाश्त थी, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बिंदु पर, चाहे वो राज परिवार का इतिहास हो, चाहे वो किसी भी तरीका का खेल का इतिहास हो, चाहे साहित्य की बातचीत हो, साप्रमाण बिंदुवार वे ऐसे तथ्यों के साथ बात करते थे, इतने रुचिकर तरीके से समझाते थे, मुझे बड़ा मजा आता था। तो मैं पंडित जी के पास घंटों बैठा रहता था, तो मुझे शहर के इतिहास के बारे में ऐसी अनूठी चीजें पता चल जाती थी, और मैं फिर उसको अकेले में अपने साथियों के साथ बैठ के सुनाया करता था। तो धीरे धीरे हम जो है मोहल्ले में हमारे नॉलेज की या हमारी जानकारियों की एक ऐसी शोहरत सी हो गई थी कि कोई घटना घटती थी तो उन्होंने कहा जाओ दाऊ को बुला के लाओ, दाऊ से पूछो। और मुझे इन लोगों के पास बैठने का इतना शौक हो गया था, इतना शौक हो गया था कि मुझे बहुत सारी चीजों का ज्ञान हुआ। जैसे पंडित जी ने मुझे बताया कि बेटा टीकमगढ़ में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी नाम के इतने बड़े पत्रकार मधुकर नाम की पत्रिका का संपादन करते रहे, तो ये टीकमगढ़ की पत्रकारिता का मील का पत्थर था। अब ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा पंडित जी, वो चतुर्वेदी जी टीकमगढ़ आए कैसे? अरे बोले बेटा, महाराज वीर सिंह जी देव जो ओरछा स्टेट के या टीकमगढ़ के अंतिम व्यवहारिक रूप से महाराज थे, वीर सिंह जूदेव साहब को पढ़ाया था इंदौर के डेली कॉलेज में बनारसी दास जी चतुर्वेदी ने। तो महाराज जब गद्दी पे 1930 के जून के महीने में बैठे, वीर सिंह जूदेव, महाराज प्रताप सिंह जूदेव की निधन के बाद, तो उन्होंने अपने गुरुदेव से आग्रह किया,
कि गुरुजी आप कलकत्ता में विशाल भारत नाम की पत्रिका का संपादन कर रहे हैं और बेहतर है कि आप टीकमगढ़ आएँ, हमारे कुंडेश्वर में रहें और कुंडेश्वर से कोई अच्छी पत्रिका का प्रकाशन करें। तो उस ज़माने में मधुकर नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। अब पत्रिका का नाम मधुकर क्यों रखा मैंने पूछा, तो पंडित जी ने बताया महाराज मधुकर साहेब देव एक ज़माने में ओरछा स्टेट के इतने प्रभावशाली महाराज हुए हैं कि वो अकबर के दरबार में तिलक लगा कर जाया करते थे। अकबर के दरबार में जब आगरा में दरबार होता था, तो बड़े-बड़े राजाओं की हिम्मत नहीं होती थी कि वे अकबर के सामने तिलक लगा कर के उपस्थित हों। लेकिन महाराज मधुकर शाहू देव तिलक लगा कर गए और अकबर ने उनको स्वीकार किया कि नहीं ये आपकी परंपरा है, हमें इस पे कोई ऐतराज नहीं। एक समय तो ये हाल था कि अपना जो पुराना बस स्टैंड है, ओल्ड बस स्टैंड, उस समय 1979 1978 में कलेक्टर विजय सिंह साहब यहाँ के कलेक्टर बने। तो विजय सिंह साहब ने वहाँ पे पक्की दुकानें बनवाई शटरदार। तो हम लोगों ने इसके पहले टीकमगढ़ में शटर देखा ही नहीं था। तो साहब वो शटर जब ऊपर जाता था और नीचे आता था तो हम बच्चे बड़े कौतुक से देखते थे उसको। तो वहाँ पे दादा दशरथ लाल जैन की किताबों की एजेंसी थी, अखबारों की एजेंसी थी। बाजू में गांधीमल सुखलानी साहब की भी किताबों की दुकान थी। एक दिन की किताब का वो 3 घंटे का किराया 5 पैसे लेते थे और हमको जेब खर्च मिलता था एक दिन का 10 पैसे। अब हमने कहा कि साहब 2 किताबें पढ़ ली तो 10 पैसे खर्च होना है। तो हम बच्चे क्या करते थे, 4-5 बच्चे वहां गांधी की नजर चुरा के, गांधी मन सुखलानी को बच्चों से बड़ा प्रेम था तो वो आंख समझ जाते थे कि ये हमारी किताब को जल्दी जल्दी पढ़ रहा है। तो वो कभी कभी क्यों फ्री में पढ़ रहे हो, यही पूरी किताब पढ़ रहे हो। इतना फास्ट पढ़ने की हम लोगों को आदत पड़ गई कि गांधी जब तक हम लोगों को चेक करें, जब तक हम पूरा आधा घंटे में को उपन्यास पढ़ना पड़ता था। तो पढ़ने की गति बढ़ गई। इसके बाद दशरथ लाल दादा की दुकान पर हमने ये देखा कि वहाँ पे सारिका, माधुरी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी और तमाम प्रकाशनों की 3 प्रकाशन उस समय बड़े ऐसे थे जहाँ से अच्छी पत्रिकाएं निकलती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन समूह, दूसरा था मित्र प्रकाशन समूह इलाहाबाद, मनोहर कहानियां, सत्य कथा और राजनीतिक पत्रिका माया वहां से प्रकाशित होती थी। और माया उस समय एक ऐसी पत्रिका थी कि जिन लोगों को राजनीति में जरा भी रुचि थी वे माया जरूर पढ़ा करते थे। माया में बड़ी बड़ी स्टोरियां आती थी। अच्छा मेरी आदत ये पड़ गई थी जो मिल जाए मुझे वो पढ़ना। तो कोई भी विषय हो, मुझे अगर किताब हाथ में लग गई तो बहुत तेज गति से मुझे लगता था जब तक दुकानदार हाथ से छीन ले, जब तक हम उस किताब को पढ़ लें, क्योंकि खरीदने के पैसे नहीं होते थे और किराया चुकाने की हमारी क्षमता नहीं थी किताबों का। खैर इस तरह से काम चलता रहा। मैं उस दौर की आपको बात बताऊं कि धर्मयुग आता था तकरीबन 500 को। ये है 1980 की बात जब इंदिरा गांधी बड़े प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापस लौटी थी और हम लोगों की समझ खुल रही थी। मैं सीनियर बेसिक स्कूल में कक्षा 8वीं पास कर रहा था। 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इंदिरा जी के नेतृत्व में देश था उस समय और हमारे जनरल सैम मानेकशॉ साहब फील्ड मार्शल, और उस समय जो है पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश कहलाता है, बांग्ला भाषियों को जब उन्होंने अपमानित किया तो भाषा के आधार पर एक नया राज्य, एक नया देश अस्तित्व में आया था बांग्लादेश। तो अमेरिका ने अपना 7वां जहाज की बेड़ा जो है हिंद महासागर में भेज दिया था। तो हम लोगों को जब ये जानकारी, तो हम लोगों को गुस्से के मारे हम लोग लाल हो जाते थे कि अपने देश के खिलाफ 7वां जहाजी बेड़ा भेज दिया। तो बुजुर्ग लोग बता देते भैया अगर वो बेड़ा हिंद महासागर में समय से आ जाता तो अपना देश का पता नहीं क्या होता। उस समय तो भैया रूस ने बचा लिया। रूस ने कहा हम भारत के पक्ष में अपना जहाजी बेड़ा भेज देंगे। विदेश नीति कुछ ऐसी थी कि रूस के प्रति भारत रूस का सच्चा मित्र था, रूस भारत का सच्चा मित्र था। तो हम लोगों की शैशव में जो मना स्थिति थी वो ये थी कि हम लोग सोवियत संघ को बहुत अच्छी नजर से देखते थे। वियतनाम को लेकर हम लोगों को बड़ी सहानुभूति हुआ करती थी। और अखबार ही ऐसे माध्यम होते थे जिन अखबारी माध्यमों के जरिए सूचनाएं आती थी। क्योंकि मुझे मैंने बताया पढ़ने का इतना शौक हो गया था, मैं अखबार भी खटाखट पढ़ जाया करता था। तो ये बड़ा एक उस समय का दौर था। अच्छा ये तो कल्पना के बाहर था टेलीविजन। टेलीविजन का तो कोई परिचय ही नहीं था। टेलीविजन के बारे में तो हमारी माता जी हमें सुनाया करती थी बचपन में। तो हम लोग
बड़े उत्सुक होते थे। बोले भैया अमेरिका में एक ऐसी मशीन है जिसमें छोटे-छोटे आदमी और पुरुष और महिलाएं घुस जाते हैं और नाचते रहते हैं। उन्होंने अपने स्कूल में मास्टर से सुना होगा। जब रामायण का प्रसारण हुआ तो टीकमगढ़ में 1983-84 में फर्स्ट टाइम टेलीविजन आया। तब हम लोगों को समझ में आया, अरे मम्मी जो बात करती थी, माता जी जो बात करती हैं, वो बात टेलीविजन की करती थी। ये टेलीविजन पे इस तरह का प्रसारण होता है और उसका जो आनंद था टेलीविजन का, तो एक घर के सदस्य की ड्यूटी होती थी कि उसका एंटीना ठीक करते रहो, एंगल मिलाते रहो। नीचे एक आदमी की ड्यूटी आंगन में चिल्ला के बताने की आ गया आ गया आ गया, और थोड़ी देर बाद फिर मच्छर भिनभिनाते थे, लेकिन बड़ा आनंद आता था। पड़ोसी अगर देखने आ गया तो लोग भले ही फर्श पे बैठ गए अपने घर के, लेकिन उसको बिठाते थे कुर्सियों पे, सोफों पे, और अगर चाय बनाते थे तो पहले उसको पूछते थे। वो एक समय ऐसा था कि लोग जब घर पे आते थे तो लोगों को बड़ी खुशी होती थी। ना गरीबी होती थी, ना अमीरी मायने होती थी, कैरेक्टर का बड़ा मायने होता था। एक प्रसंग है, हम लोग जब स्कूल से लौटे, विजय सिंह साहब कलेक्टर थे। कहा हसीना बेगम मर गई, दस्यु सुंदरी हसीना बेगम। अब हमारे पूरे साथियों ने हमको अपना इस तरह से जानकारियों के मामले में वो हमको आगे रखते थे। बोले अपन को पार्क चलना है। हमने क्यों? बोले ठेले पे हसीना बेगम की डेड बॉडी लाश रखी हुई है और उसको पुलिस ने मार दिया। ये क्या है? बोले दस्यु सुंदरी। अब हमारे दिमाग में चढ़ा, ये नया शब्द था हमारे लिए, दस्यु सुंदरी। फिर एक अधिकारी वहां खड़ा हुआ था, बोला बैंडेड क्वीन। तो हमने उसको 10 बार अपने मन में रिपीट किया, हमने बैंडेड क्वीन। उसके बाद मैंने लोगों को सुनाया पड़े उससे किस तरह वहां भीड़ है, और वहां एक ठेले पे हसीना बेगम की बाल पकड़ के उसकी लाश जो थी उस पर एक भी कपड़ा नहीं था, आवरण नहीं था। अच्छा, मैंने इन्हें बताया कि मैं बड़े गौर से चीजों को सुनता था। साहब हम लोगों में इतनी उत्सुकता थी, हम लोगों ने कहा विजय सिंह साहब को मिलना है और देखना है। अब 8 में पढ़ने वाले बच्चे, विजय सिंह का इतना क्रेज था उस समय टीकमगढ़ में कि साहब कलेक्टर विजय सिंह भेष बदल के मिट्टी का तेल चेक करने गए, कलेक्टर विजय सिंह ने फलाई जगह छापा मारा, तो विजय सिंह हम लोगों के हीरो। हम सब विजय सिंह, हमारे नेतृत्व में फौज जो है विजय सिंह से मिलने पहुंची। पानी की बड़ी टंकी तक आते आते, क्योंकि जहाँ होटल फोर्ट व्यू है उसके सामने जो महल है राजा का, उस भवन में जो है कलेक्टर कार्यालय और जिला न्यायाधीश का कार्यालय लगता था। अब हमारी दम फूलना शुरू हुई, क्योंकि विजय सिंह के बारे में था कि वो साहब गुंडों के बाल जो है सिर्फ से बाल ऐसे खड़े करके बाल काट देते हैं। फलाने छात्र नेता का उन्होंने जीन्स का पैंट काट दिया था। उस समय जीन्स का पैंट बड़ी बात होती थी, बड़े अमीर लोग पहनते थे। तो हम लोग वहां से थोड़ा सा हिम्मत टूटी हम लोगों की, लेकिन हमने कहा अब इज्जत की बात है, विजय सिंह साहब से तो मिलना ही है। साहब हम लोग विजय सिंह साहब को पूछते पूछते तो 2-3 बार उसने हमारे वहाँ का जो कलेक्टर का जो चपरासी था उसने हड़काया, क्या क्यों मिलना है, किस लिए मिलना है? हम लोग डरते डरते लेकिन अड़ गए, हम लोग क्या मिलना है। आप आश्चर्य करोगे, विजय सिंह साहब ने जब बच्चों का शोर सुना, उन्होंने पूछा क्या बात है? बोले साहब छोटे छोटे बच्चे हाफ पैंट पहन के आए हैं, बता रहे सीनियर बेसिक स्कूल के हैं और एक उनका लीडर है कोई लड़का, वो कह रहा है कि मिल के जाएंगे विजय सिंह से, इज्जत वाली बात है। विजय सिंह बोली इज्जत वाली बात है, तो विजय सिंह साहब बाहर आए। हम लोगों को देख के वे खूब हंसे। अब उस जमाने में कोई ऐसा तो था नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का बहुत महत्व था, वो ऐसी फोटोबाजी होती नहीं थी। बड़े रोमांचित हम लोग, काश अगर उन क्षणों को हम लोगों ने कैद किया होता कैमरे में तो आज वो बड़ी दिलचस्प चीज होती। तो सब विजय सिंह साहब ने हम लोगों से कहा चाय पियोगे? सवेरे की चाय पीने के बाद चाय पीना तो बड़ा गलत संस्कार माना जाता था। तो हम लोग बड़े झेप गए, हमने नहीं सर, बोले बिस्कुट खाओगे? और उन्होंने पार्ले जी के पैकेट मंगवाए। एक टेबल बड़ी लंबी सी पड़ी हुई थी, कुछ कुर्सियां लगी थी, वहां हम लोगों को बैठाया गया। विजय सिंह बोले तो आप लोगों का कैप्टन कौन है? अब ये भी बड़ा रोमांच महसूस हुआ, कैप्टन? हमने कहा साहब क्लास के मॉनिटर तो हैं, कैप्टन तो नहीं है। तो बोले मॉनिटर कौन है? तो हमने साहब क्लास मॉनिटर से परिचय कराया। इस तरह से विजय सिंह साहब से हमारी बात होती रही। अब जैसे ही हमें लगा अरे यार कलेक्टर साहब तो बढ़िया आदमी है, बात करने लगे, लेकिन उससे बड़ा आत्मविश्वास आया। फिर शहर में कई घटनाएं घटी तो मैं पूछता था कि मैं कि पुष्प जी कौन है? ओरछा टाइम्स अखबार उनका छपता था कि ये पत्रकार है, पत्रकार कहीं भी जा सकता है? उन्होंने कहा हाँ पत्रकार कहीं भी जा सकता है। उधर पंडित कृष्ण द्विवेदी ने जमाया था बनारसदास चतुर्वेदी साहब का, हमको बनना पत्रकार। फिर सन 84 में मैं सुरेश शर्मा जी के संपर्क में आया और लगातार था, उनसे मैंने बहुत सीखा। शर्मा जी
जब लिखते थे देशबंधु में, तो उनका लिखा हुआ हम लोग पढ़ते थे तो बड़ा मजा आता था। वो टीकमगढ़ की डायरी लिखते थे, वो वन को वन नहीं लिखते थे, वो जंगल महकमा लिखते थे, विभाग को महकमा लिखते थे। उर्दू के शब्दों का हिंदी में इतना सुंदर मिश्रण करके वो इतनी लजीज खबर बनाते थे। और वो एक स्टारशिप जो होती पत्रकारों की, वो स्टारशिप उन्हें हासिल थी। उनके साथ जब मैं कोतवाली जाता था तो किया क्या था, आइए सर, सर, अरे साहब। उसके बाद उनके साथ चाय भी हमको वो पेश की जाने लगी, चोरी छिपे हम चाय भी पीने लगे। खैर, धीरे धीरे एक बीज मन के भीतर आता है ना कि आप दिशा तय हो जाती है। पढ़ते 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 ये पता नहीं चला, फिर मन उछटा भी। मैं पढ़ने में बहुत मेधावी नहीं रहा, विषय पे तो मैं कभी जो पढ़ाया जाता था, अगर उस जमाने में हमने चुनाव किया होता और हमने इतिहास, समाजशास्त्र, ये तमाम विषय लिए होते, त्रिलोक चंद जी शर्मा के कक्षा में अगर हमारा एडमिशन करा दिया गया होता, तो मैं शायद टीकमगढ़ जिले का सबसे कम उम्र का आईएएस होता। और बहुत मतलब अभी कोई हमारी दिशा ही अलग होती। हमारी रुचि थी इन विषयों को पढ़ने में, और उस जमाने में पिताजी ने हमको विषय दिलाया मैथ। जो लोग साइंस नहीं लेते बोले उनके माँ बाप की नाक कट जाती है, ये धारणाएं घर घर में थी। आर्ट कौन लेता है, जो बड़े कमजोर बच्चे होते हैं। अब रुचि तो हमारी थी इन विषयों में, और फिर गणित हमें थमाया गया, तो बेमन से फिर वो पढ़ाई होती गई। बाद में जैसा कई बार मतलब ऐसा लगा लाइफ में कि लक्ष्य क्या है, अब क्या करना है। लेकिन हमारे जो प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप सागर में प्रदीप कृष्णात्री नाम के बहुत अच्छे पत्रकारिता के अध्यापक हैं, आप वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। हमने वहाँ इम्तहान दिया सागर जाके, और उसमें अंग्रेजी का था 30 नंबर का प्रश्न। अब ये देखिए, मैं आज एक ज़रूरी संदेश देना चाहता हूँ, ये आमिर भाई आप लोगों के लिए भी है, कि अंग्रेजी को सीखो। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है, ज्ञान विज्ञान के नए स्रोत उसी में उपलब्ध हैं। आधी दुनिया पे अंग्रेजों का राज रहा, आज इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी प्रतिष्ठित है। आप गूगल पे सर्च करोगे, लेटेस्ट कोई जानकारी चाहिए तो अंग्रेजी में आती है। भले ही आप अपनी भाषा को बरतो, बोलो हमेशा आप हिंदी, आप अंग्रेजी का व्यवहार मत करो, लेकिन आपको अंग्रेजी आना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपको अंग्रेजी आती नहीं, आप मैं तो राष्ट्रभाषा प्रेमी हूँ। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही था कि हम राष्ट्रभाषा प्रेमी हो गए। वास्तविकता ये थी कि हमें अंग्रेजी से डर लगता रहा, हमने उसको सीखा नहीं। अगर मुझे अंग्रेजी भाषा पर कमांड होती, तो मैं टीकमगढ़ में बैठे बैठे तकरीबन 2 लाख रुपए प्रति माह का व्यक्ति उसी दौर में बन जाता, क्योंकि जानकारियां मेरे पास थी, प्रस्तुतिकरण का अंदाज बहुत अच्छा था। इसके बाद क्या हुआ कि जो मैं वहां से जब पढ़ के आया तो होम सिकनेस कहते, हमें था टीकमगढ़ से असीम लगाव। मुझे टीकमगढ़ का बड़ा तालाब, टीकमगढ़ की कोठियां, टीकमगढ़ की नजाई दरवाजा, मुझे ऐसे लगता था टीकमगढ़ एक किताब है और मैं उसको रोज पढ़ता हूँ। मुझे इतना प्रेम था, और मैं अंत में टीकमगढ़ लौट के आया और यहीं मैं काम करने लगा। हालांकि अच्छी बात है, अपन को अपने जन्म स्थान से प्रेम होना चाहिए, लेकिन उस दौर में 2 या 3 बार मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस समय उभर रहा था। विनीत नारायण ने कालचक्र नाम की पत्रिका निकाली थी, जिसकी वीडियो कैसेट आती थी। आज तक से जुड़े थे सुरेंद्र प्रताप सिंह, सब लोगों से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, लोगों को मैं चिट्ठी पत्र किया करता था। तो मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कह लो, या झिझक थी, या ये कह लो टीकमगढ़ से प्रेम था, मैं इस शहर के बाहर नहीं निकला। और कुएं के मेंढक जैसी स्थिति होती ना लोगों की, कि फिर वो आप जो डेवलपमेंट आपके अंदर होना चाहिए, जो व्यक्तित्व में आपके निखार आता है बाहर जाके, बाहर जब खराज पर आप कसे जाते हो, संघर्ष करते हो, जो चमक रगड़ आती है, रगड़ के कारण चमक आती है, वो सब नहीं हो पाया। खैर, फिर भी मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी था, तो मैं हिंदी में जो उपलब्ध होता था खोज के और खरीद के पढ़ता रहा। संबंध ये थे कि मृणाल पांडे साप्ताहिक हिंदुस्तान की एडिटर थी, संपादक। तो वो भी टीकमगढ़ में कक्षा 7वीं तक अपने कोतवाली के सामने की हाई सेकेंडरी स्कूल है बच्चों का, बच्चियों का, उसमें पढ़ी है। यहाँ टीकमगढ़ से जो कृष्ण कुमार है शिक्षा शास्त्री, जिन्हें पद्मश्री मिला है, वो टीकमगढ़ से पढ़े पूरा प्राइमरी एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन, और कॉलेज से बीए किया उन्होंने। टीकमगढ़ ही डिग्री कॉलेज से कम 10 से ज्यादा लोग तो आईएएस अवार्डेड हो गए हैं, डिप्टी कलेक्टर सेलेक्ट हुए हैं। एक अभी कल रात में ही मेरे पास एक बच्चा बैठा था,
लोक सेवा एकेडमी में बोले ये प्रयोग करना है। जब उससे परिचय हुआ तो बोले हमारे बड़े भैया डायरेक्ट सेलेक्ट आईएएस हैं, हमारी भाभी भी, हम तो खड़गापुर के हैं। तो ये जो कहना चाहिए कि टीकमगढ़ में रह करके ही लोग बड़े-बड़े उस पे गए हैं। पंडित कृष्णकिशोर द्विवेदी जैसा महान विद्वान अमरपाटन में भी संस्कृत स्कूल के विद्यालय के महाविद्यालय के प्रिंसिपल रहे। उनके पढ़ाए हुए राधा वल्लभ त्रिपाठी जी भारत की नहीं दुनिया के संस्कृत के सबसे उत्कृष्ट विद्वान हैं। टीकमगढ़ में हॉकी की बड़ी सुंदर परंपरा रही है। महाराज भगवंत सिंह जुदेव के नाम पे जो क्लब था वो हॉकी जो है पूरे भारतवर्ष में टीकमगढ़ का नाम रोशन हुआ। जैसे पंजाब में लोग कहते हैं जालंधर जो है हॉकी का सेंटर है, नर्सरी है। मैं कहता हूँ बुंदेलखंड में टीकमगढ़ हॉकी की नर्सरी है। तो इस तरीके से हम लोग जो है टीकमगढ़ में जो एक पत्रकारिता से मेरी जुड़ने की जो चीजें हैं, पत्रकारिता से अटैच होने की चीजें हैं। मैं तो अपना प्रथम गुरु जो है पत्रकारिता में कायदे से दशरथ लाल जैन जो बुक सेलर किताबों की दुकान थी उनको, गांधीमल शुक्लानी को मानूंगा कि दिनमान आती थी और एक कॉपी वो मेरे लिए राजनीतिक पत्रकार थी। रघुवीर सहाय साहब उसके संपादक हुआ करते थे, बाद में कन्हैयालाल नंदन बने। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में सटीक और प्रामाणिक जानकारियां दिनमान के जरिए हमें हासिल होने लगी। तो एक जिसको कहते एथेंटिक सप्रमाण तथ्यात्मक जो जानकारियां थी, जो फैक्ट क्लियर होते थे दिमाग में वो थे। और फिर एक जो आप काम करते हैं महत्व मिलता है। फिर एक स्थिति बन जाती है। कलेक्टर के सिंह हुए, अनविश मंगलम साहब एसपी हुए, फिर जो दोस्ताना अधिकारियों के साथ उठना बैठना हुआ, एक धुन सवार थी टीकमगढ़ को बदलने की। लग गए अपने काम में, लेकिन अव्यावहारिकता के कारण, व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में मैंने अपने मैरिज हो गई, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति नहीं की जो हमारी जिम्मेदारी थी। हमारा जो अपनी संतान के प्रति कर्तव्य था, परिवार के प्रति कर्तव्य था, मैंने उसकी अवहेलना की। जबकि होना ये चाहिए था कि हमें समान रूप से जो हमारा सामाजिक दायित्व है मैं उसकी भी पूर्ति करता और पारिवारिक दायित्वों की भी मुझे पूर्ति करनी चाहिए थी। तो मैं नए पत्रकारों को, सभी लोगों को, जो लोग खासतौर पे आमिर भाई मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि ये देखो समाज एक ऐसी अमूर्त चीज होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि साहब चार लोग क्या कहेंगे, अमूर्त चार लोग क्या कहेंगे और क्या सुनेंगे, कोई काम नहीं आता। जब आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और परिस्थितियों के भंवर में फंसते हैं तो ये जो लोग वाहवाही करने वाले लोग होते हैं, अरे वाह चढ़ जा बेटा सूली पे राम तेरा भला करे, शान पे चढ़ाने वाले लोग होते हैं, फिर मुसीबत के दौर में बड़े कड़वे अनुभव होते हैं। इसलिए हमें अपने पारिवारिक जो दायित्व हैं, जो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि भाई पत्नी है तो एक विश्वास के साथ उसके परिवार ने हमारे साथ उसे मान दिया तो हम परिवार बना लेते हैं, तो हमें कम से कम इतना करना चाहिए कि परिवार अभाव में ना रहे और परिवार के लोगों के हित प्रभावित ना हो, खूब समाज सेवा की जाए। दूसरा, अंध विरोध ना किया जाए। जो हम अंध विरोध करते हैं और अंध समर्थन करते हैं, इससे तो कुदरत भी हमसे नाराज हो जाती है। भाई जो अच्छा कर रहा है उसको आप अच्छा लिखिए, जो बहुत अच्छा कर रहा है उसको बहुत अच्छा कहिए, और जो आदमी खराब कर रहा है अगर आपको लगता है कि उस आदमी का नोटिस लेना जरूरी है तो नोटिस लीजिए, नहीं तो उसको इग्नोर कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो बुराइयां भलाइयां स्थानीयता के कारण होती हैं, हम दिल्ली में पत्रकारिता तो नहीं कर रहे, हम भोपाल में बैठ के पत्रकारिता नहीं कर रहे, हम सागर संभाग के मुख्यालय पे नहीं बैठे। टीकमगढ़ एक कस्बाई मानसिकता का शहर है। हमें अपनी सीमाएं पहचानना चाहिए और हमें रोज यही काम करना है। और अनेक बार ऐसा होता है कि हम भावनाओं में बह के किसी एक व्यक्ति के पक्ष में चले जाते हैं और वो दूसरे वाले व्यक्ति के लिए लाभ का कारण बन जाता है, नुकसान का कारण बन जाता है। फिर लोग क्या करते हैं, व्यक्तिगत द्वेष पालते हैं और जब उनका मौका आता है तो छोड़ते नहीं है। अच्छा, मैं एक और गजब की चीज देखी मैंने अपने पूरे कैरियर में। एक पत्रकार अगर मोटरसाइकिल खरीद ले, कार खरीद ले, तो पूरे पत्रकार उसकी समीक्षा करेंगे, 50 तरह की बातें करेंगे। मैं नेताओं में एक बढ़िया चीज देखता हूँ, किसी भी दल का कोई नेता हो, एक नेता के पास फॉर्च्यूनर आ जाए, दो आ जाए, वो उसके ऊपर तरह तरह की बातें तो करेगा, लेकिन वो ना उसकी संपत्ति के बगी उधेड़ेगा, क्योंकि वो भी कोई कर रहा है। तो नेताओं में ये बहुत अच्छा गुण देखा हमने। जैसे आप विधानसभा में देखो, पेंशन का या तनख्वाह बढ़ाने का मामला आएगा तो उनका फिर कोई दल नहीं होता, वो जिस चाहे पार्टी के हों। जब लूटने की बारी आएगी कि हमारी तनख्वाहें 2-2 लाख रुपए कर दी जाए, बताओ यार, बॉर्डर पर सिपाही गोली खा रहा है, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है सेना में,
5 साल के लिए नियुक्ति, 7 साल के लिए नियुक्ति होती है, 14 साल के लिए कोई नौकरी कर रहा है, कोई नियमित सर्विस कर रहा है सेना में, ये लोग रिटायर होके आते हैं, सरकार इन्हें नाम मात्र की पेंशन देती है। कई बार पेंशन देने से मना ही कर देती है, कोई सुविधा नहीं देती। और भैया ये जो चुने हुए लोग हैं, ये करोड़ों रुपए तो पैदा कर लेते हैं। इनके पास फॉर्च्यूनर है, कितनी आयाती, कितनी जमीन जायदाद, खेती। एक नहीं बंदा ये कहता कि साहब हमें ये लाखों रुपए की तनख्वाह किस बात की आती है। फिर इन्हें पेंशन मिलेगी, और अगर ये दिवंगत हो गए तो उनकी बीवी को मिलेगी। भैया आप विधानसभा में नियमित रूप से भी नहीं जाते, कौन सी आपकी वहां अटेंडेंस भरती, कितने आपने सवाल पूछे, इनकी भूमिका की कोई समीक्षा नहीं होती। चूंकि चोर चोर मौसेरे भाई वाला किस्सा बन जाता है। मैं सारे विधायकों के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत से विधायक विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वाकई बहुत सारी समाज सेवा करते हैं, वाकई उन्होंने जो है जिस उद्देश्य से वे चुने जाते हैं उसकी प्रतिपूर्ति करने में जुट जाते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे चाहे पार्लियामेंट हो हमारी देश की, काहे की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं यार। हम लोग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिटें लगती है, पता नहीं कहाँ निर्णय रुक जाते हैं। किस बात की वेतन? भाई वेतन जनता दे ना। हम तो 1 रुपया रोज का एक मापदंड बना लो कि विधानसभा भर के लोग 1 रुपया रोज साहब विधायक जी का खर्चा चलाने के लिए देंगे। आप विधानसभा से तनख्वाह, ये सेवा है कि वेतनभोगी नौकरी है? बहुत सारे लोग इसलिए एमएलए बनना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि बस एक बार बन जाओ, चाहे 1 दिन के लिए बनो, चाहे 5 साल का बनो, पेंशन तो मिलना ही मिलना है। और कितनी पेंशन! पंजाब में जब आपकी गवर्नमेंट आई, पंजाब का मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, जब उसने आंकड़े दिए तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। बोले प्रकाश सिंह बादल साहब को लाखों रुपए में पेंशन मिलती थी, क्योंकि जितना कार्यकाल और वर्ष बढ़ते जाएंगे उसी अनुपात में पेंशन बढ़ती जाती है। भैया जी काय की पेंशन थी? अब उन्होंने कहा एक कार्यकाल के 5 साल आप एमएलए रहो, जितनी पेंशन मिलेगी चाहे 25 साल एमएलए रहो। तो ये जो एक चीज मेरे दिल में थी, इस बहाने मैंने आपसे कही, एक लगभग भाषण सा मैंने आपको दिया। पर मैं ये कहूंगा, स्थानीय पत्रकारिता सबसे कठिन होती है। आज आमिर आप जो काम कर रहे हो, मैं कई बार इस बात को लेके चिंता भी करने लगता हूँ। इतनी ऊर्जा, इतनी मेहनत, इतनी क्षमता के साथ अगर आप भोपाल में काम करते तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती, बहुत सारा पैसा आपको मिलता, बड़ी शोहरत आपको मिलती, और कई लोग एक आपका एक बड़ा स्थान होता। वो दिल्ली में कर रहे होते तो और भी ज्यादा मिलता। क्योंकि पत्रकारिता का एक लंबे समय तक ये मानता रही कि ये स्टीमर या पानी का जहाज जो समुद्र में चलेगा। महानगर का एक दस्तूर था ये। ग्रामीण क्षेत्र में या कस्बाई शहरों में पत्रकारिता बड़ी कठिन चीज है। आप जिसके खिलाफ लिखोगे वो व्यक्तिगत दुर्भावना पाल लेता है, और फिर मौका आने पर वो नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकता। कई ऐसे उदाहरण आए हैं कि जब मुझे आगे आना पड़ता है, किसी पत्रकार साथी पर संकट आता है, सारे पत्रकारों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद उन्हें फिर सुरक्षा के लिए समझाओ कि आज तेरी कल मेरी बारी है, भैया इकट्ठे रहो। और देखिए, कोई पत्रकार छोटा बड़ा नहीं होता है, खबर छोटी बड़ी होती है। आप काम करिए, काम करने से आपको आएंगे अनुभव, काम करने से आप सीखेंगे, और सीखने की ना कोई उम्र होती है। इसलिए ये तो मानने का कोई मतलब ही नहीं है कि साहब फलाना आदमी सर्वश्रेष्ठ है और फलाना आदमी साहब अश्रेष्ठ है। मैं नहीं मानता। हर एक रोज कोशिश करे, अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करे, और प्रत्येक अपने आप में अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहा है। बशर्ते वो लक्ष्य बना के काम करे कि हमें अपने लोगों के प्रति वफादार रहना है, हमें अपने जिले के प्रति वफादार रहना है, संभाग के प्रति, राज्य के प्रति, अपने देश के नागरिकों के प्रति वफादार रहना है। हमारा उद्देश्य है समाज में पत्रकारिता के जरिए बेहतर सामाजिक परिवर्तन हो, बदलाव आए, अच्छा हो। अभी महामहिम राज्यपाल साहब आए थे, मैंने राज्यपाल साहब से बातचीत की, तो मैंने कहा महामहिम, हायर सेकेंडरी स्कूलों में रेड क्रॉस की मद में रसीदें काटी जाती हैं बच्चों की, और ये पैसा है कहाँ? इसका कोई अकाउंट है, कोई हिसाब है क्या? दूसरा मैंने कहा महामहिम, जब आप राज्यपाल नहीं थे तब टीकमगढ़ जिले में रेड क्रॉस के मेंबर कितने थे? अंगुलियों पे गिनने लायक, 100, 125, 150। आज रेड क्रॉस में महामहिम आपकी रुचि लेने से 600-700 मेंबर है मेरे ख्याल से। तो रेड क्रॉस सोसाइटी में 1000 रुपए लगता मेंबर बनने का। आखिर ये लक्ष्य क्यों नहीं बनाया जाता कि एक जिले में कम से कम 5-5 हजार लोग हो? जब जिले में लाखों लोग निवास कर रहे हैं तो कुछ हजार लोग रेड क्रॉस के मेंबर क्यों नहीं बन सकते? और रेड क्रॉस के जरिए
स्वास्थ्य सेवाओं को हम बेहतर कर सकते हैं। रेड क्रॉस एक समाज सेवा करने का बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। दूसरे हमारे स्थानीय तालाब, हमारे चौपड़े, कुएं, हम इनका संरक्षण कर लें। राजशाही दौर में सब बुरा ही बुरा नहीं हुआ, सिक्के का एक पहलू हम पकड़ के बैठ जाते हैं। ये महाराज वीर सिंह देव का कमाल था कि असगरी बाई जैसी ध्रुपद गायिका का उन्होंने संरक्षण किया। और जब महाराज साहब का सत्ता चली गई सन 47 में, तो असगरी बाई को बीड़ी बनाना पड़ी, माने उनकी आय का रोजगार का कोई साधन नहीं बचा था। और जब उनके कंठ में मधुरता थी, वो 16 प्रकार से ध्रुपद गायन कर लेती थी। और उन्होंने जब आकाशवाणी छतरपुर में जब वे अपने उरूज पे थी, जब बेहतरीन वो गाती थी, तो एक मूर्ख किस्म का कोई डायरेक्टर होगा आकाशवाणी का, उन्होंने उनके वे रिकॉर्ड प्लेयर ही नष्ट कर दिए। ये क्या ध्रुपद ध्रुपद होता है। जब उनका गला बैठ गया और वे उतना अच्छा नहीं गा पाती थी, तब किसी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और वो ध्रुपद में फिर उनका नाम पूरे देश में हुआ। और इस माने मकबूल फिदा हुसैन जैसा महान चित्रकार जो है उन्होंने असगरी बाई की सराहना की। ग्वालियर से वो आए थे अपने संतूर वादक जो सुबोलक्ष्मी के पति हैं उस्ताद अमजद अली खान साहब, उनने इनकी मदद की। असगरी बाई को पद्मश्री मिला। राष्ट्रपति आर वेंकट रमन साहब ही शायद राष्ट्रपति थे उस समय। अर्जुन सिंह साहब ने जो है उन्हें मकान यहाँ टीकमगढ़ में दिया। और जब असगरी अम्मा का निधन हुआ तो असगरी बाई जो है कलेक्टर एसपी ने उन्हें कांधा दिया, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहता हूँ, वे कलाकार थी, संवेदनशील थी, और वे कहाँ रहती थी, लुकमान चौराहे पे एक जगह। तो वो एक दिन हम आमिर जी के साथ इंटरव्यू करने गए थे, तो आमिर के साथ हम इंटरव्यू करने गए तो असगरी अम्मा तो दुनिया में रही नहीं थी, उनकी बेटी असगरी जैसी लगती थी बिल्कुल। मैंने उनके पुराने फोटोग्राफ इकट्ठे किए, बेचारी झोपड़ी में रहती थी, वहां से वो लाई फोटोग्राफ वगैरह। फिर उसने सुनाया कि अम्मा इस बात को लेकर व्यथित होती थी कि संगीत जिसकी मैंने जीवन भर साधना की, इस चौराहे पर सबसे ज्यादा डीजे बजते हैं, शोर होता है, अब तो शोर और संगीत में फर्क ही नहीं बचा। तो ये असगरी बाई का शहर है टीकमगढ़। महाराजा के खानदान के राजा नरेंद्र सिंह देव जो राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं, उन्होंने टीकमगढ़ के गांव गांव में बिजली पहुंचाई। कृषि के क्षेत्र में उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। कैलाश मड़वैया जी ने जो यहाँ टीकमगढ़ में नौकरी करते रहे और टीकमगढ़ में ही पले, यद्यपि हैं वे बानपुर के, पर उनका जीवन टीकमगढ़ में निकला, उन्हें बुंदेली साहित्य के लिए पद्मश्री मिला। तो ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में असगरी बाई को, नरेंद्र सिंह देव को कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा में कृष्ण कुमार को, और बुंदेली साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में कैलाश मड़वैया को, 4 लोगों को पद्मश्री मिल चुका है। लेकिन जिनको पद्म विभूषण तक मिलना चाहिए, ऐसे जमीन के काम करने वाले लोग जैसे गुणसागर सत्यार्थी विदा हो गए। जिस आदमी ने अभिज्ञान शकुंतलम का बुंदेली में अनुवाद किया हो, उस पर तो सरकार की दृष्टि नहीं गई, ना उनको वैसा प्रचार मिला। जो आदमी बुंदेली का, जिसने इतना सृजन किया, आज आचार्य दुर्गाचरण जी शुक्ल हैं, बुंदेली शब्दों का व्युत्पत्ति कोश लिखा, माने किस चीज से बुंदेली भाषा का स्रोत क्या है, जन्म हुआ है। वो उन्होंने इतना शानदार चीज की, इतना बड़ा काम किया बुंदेली में, लेकिन आज उन्हें क्या वो सम्मान जिसके वो हकदार हैं वो मिल रहा है क्या? समाज उन्हें कुछ लौटा रहा है? मैं अभी आपने सुना होगा कैलाश बिहारी द्विवेदी साहब भी हमारे बीच से चले गए, इन्होंने बुंदेली शब्दकोश लिखा था। सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कांति कुमार जैन साहब ने ईश्वरी नाम की पत्रिका निकाली। ईश्वरी कौन थे? लोक कवि ईश्वरी थे। और एक दिन नारे सुहास ओढ़ जाने, ये ईश्वरी की जो फागे हैं बुंदेलखंड के हर ग्राम में गाई जाती हैं, वो भी महाकवि थे, उनसे बड़ा कवि कोई हुआ ही नहीं बुंदेली का। तो ईश्वरी के नाम पे ईश्वरी पत्रिका निकालते थे, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई। वो अमेरिका के विश्वविद्यालयों में, वो यूरोप के देशों के विश्वविद्यालयों में चलती थी। सागर यूनिवर्सिटी तो अब केंद्रीय हो गई, उस समय वो केंद्रीय यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, पर वहां बड़े विद्वान लोग हुए हैं। कांति कुमार जी ने वो निकाली, उन्होंने दी प्रेरणा। तो गुणसागर सत्यार्थी ने, कैलाश बिहारी द्विवेदी जी ने, आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल ने, दुर्गेश दीक्षित जी ने, तमाम लोगों ने, पंडित कृष्ण द्विवेदी जी ने बुंदेली शब्दों को ढूंढ के और बुंदेली का एक उन्होंने एक शोध कार्य सा किया। बाद में आज तो बुंदेली पे कई शब्दकोश आ गए हैं,
कैलाश बिहारी द्विवेदी ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने शब्दकोश लिखा, पर उनके जीवन काल में क्या उन्हें सम्मान मिला? जब हम अपनी वाणी, अपनी भाषा, अपने स्थानीय इतिहास, अपने कल्चर, संस्कृति को, अपने खान-पान को नहीं बचा पा रहे हैं या उसका संरक्षण नहीं कर पाएँगे या हम उसको वो मान्यता, वो उसका सम्मान नहीं दिला पाएँगे जो होना चाहिए, तो फिर हमारे लेखन का, हमारे पत्रकारिता का, चाहे वो दृश्य श्रव्य माध्यम हो, चाहे वो लेखन का हो। अब मैं आमिर के बारे में कहूँगा, अ, मैं आमिर की पीढ़ी के जो लोग हैं, ऐसे 4-5 पत्रकार नौजवान शहर में उभरे, जिन्होंने मैं देखते-देखते मैं देख रहा हूँ कि अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से बहुत कुछ किया। आमिर तो का भाग ये रहा कि आमिर शुरुआत में प्रिंट मीडिया में आया, तो मैं ये देखता था कि सीखने की इसमें अद्भुत ललक थी। वही कंप्यूटर का तो मास्टर था। सबसे बड़ा गुण था इसमें था आत्मनिर्भरता। ये हाथ पसारने की बजाय पुरुषार्थ करके पैसा पैदा करता। लगातार घंटों कंप्यूटर पर बैठ के लिस्टें टाइप करना और फिर उसको जो पारिश्रमिक मिलता था सो जाके अपनी अम्मा को दे आता था। बहुत छोटी अवस्था में जब इसकी मूछें भी तरीके से नहीं आई थी, जब ये मेरे संपर्क में आया था, तो मैं 2-3 चीज़ें इसके अंदर देखने के बाद बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने देखा एक तो ये अपने वचन का पक्का, प्रॉमिसिंग पर्सनैलिटी, दूसरा इसको किसी भी तरह के परिश्रम से कोई परहेज नहीं था, जितनी चाहे मेहनत करा लो। तीसरे इसके पास विश्वसनीय स्रोत, उस उम्र में भी इसके पास ऑथेंटिक जानकारियाँ, बिल्कुल सप्रमाण जानकारियाँ निकालना चाहता। और सबसे बड़ी बात थी मोर रिस्क मोर गेन, विकट साहस के साथ इसने काम किया। मैं एक उदाहरण दूँ, हमारे बड़े भाई के श्रीवास्तव, उस समय हम लोग के खिलाफ खूब लिख रहे थे। के ये मैं बड़प्पन की दाद दूंगा, के ने व्यक्तिगत द्वेष नहीं पाला। के हंसते थे कि छोटे भाई हैं भैया लिखो। तो कोतवाली में आमिर साहब गए और अंदर गाड़ी के अंदर कैमरा डाल के की फोटो निकाल रहा है। वहां जेल में गए तो जेल का फाटक खोल के फोटो निकाल रहा है। और एडिशनल एसपी ने खाता साहब, साहब भी हमें बड़े मजे से उड़ाने देते थे। उनने हमें फोन करके बुलाया, भाई साहब कहाँ हो? दादा आओ जरा कोतवाली में। पहुंचा, यार बोले यार आज आमिर ने आ रहा था। मैंने क्या किया? तो उन्होंने बड़े हाव भाव से सुनाया, यार उसमें तो यार वो के भाई साहब विधायक जी थे, उन्होंने यूं फोटो खींच ली, यूं कर लिया। तो मुझे बड़ी हंसी भी आती थी। तो मैं ये सोचता था कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। पंडित कृष्ण द्विवेदी जी कहा करते थे कि हमें अपना ज्ञान अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करना चाहिए। सुपात्र को ढूंढो और अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज कुछ इस तरीके से करो कि नई पीढ़ी में वो चीज आए तो वो समाज के लिए करेगी। आमिर ऊर्जावान, अनिल रावत जैसे पत्रकार को मैं देखता हूँ कितना बढ़िया लिखते हैं और इनका लिखा हुआ पढ़ने के बाद बड़ा आनंद आता है। और शैलेंद्र द्विवेदी जी, जिनका लिखा हुआ पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है और मैं रेगुलर उनको देखता रहता हूँ। अनिल तिवारी जी, मतलब ये वो लोग हैं कि जो कुछ करते हैं, किसी भी चीज को लिखते हैं तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। अखिलेश लोधी, देखते ही देखते उसका हाथ कितना बढ़िया आ गया कि मतलब अपने आप को ये लगता कि यार ये बच्चे हैं। एक सबसे सुंदर हिंदी, मैं हमेशा अरविंद श्रीवास्तव भाई साहब के साथ जब बैठता था तो हम कहते यार विष्णु श्रीवास्तव की हिंदी का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि जब विष्णु बोलता है अपने फ्लो में तो उसकी हिंदी व्याकरण पे इतनी जोरदार हिंदी के जैसे टीकमगढ़ में कहावत है कि भटनागर खानदान की आप 4 साल के बच्चे से भी बात करोगे तो वो बिल्कुल नफीस, संतुलित और इतनी सधी हुई हिंदी में बात करेगा कि आप कहोगे उनकी ब्लड में, रक्त परंपरा में, वंश परंपरा में भाषा आई है। तो मैं इससे विष्णु से कहने लगता था, यार विष्णु, पुरानी टेरी में ऐसा क्या है यार, और उस तुम्हारे मोहल्ले में ये भाषा। अब ये अलग बात है कि आप लगातार अगर काम करेंगे तो उसमें बहुत परिमार्जन आएगा। वो कभी-कभी बहुत अच्छा लिखता भी है और मुझे लोगों का लिखा हुआ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। चाहे वो हमारे लोकल के लोग लिखें, चाहे वो मध्य प्रदेश के हमारे बड़े पत्रकारगण लिखें, और चाहे वे दिल्ली के लोग लिखें, चाहे देश भर में। ढूँढ-ढूँढ के मुझे अगर कहीं कोई किताब मिल गई, कितनी रात हो जाए, फिर मैं उसको खत्म करता हूँ। तो आज भी पढ़ने का शौक है, कल भी पढ़ने का शौक बना रहे, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि लिखने की तुलना में पढ़ने में जो आनंद है, एक पाठक के रूप में मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मैं नहीं मानता कि मैं बहुत अच्छा लिख पाता हूँ, उतना अच्छा मैं नहीं लिख पाता जितना अच्छा मैं पढ़ता हूँ। और मेरे जितने साथी हैं, देश भर में 1000 पत्रकारों से मेरे संबंध होंगे,
और मैंने जो अपने गुरुदेव से सीखा था, वो सीख मैं अंतिम रूप से आप सभी को देना चाहता हूँ कि अगर हम एसपी के साथ बैठते हैं तो हम एसपी नहीं हो जाते, हम कलेक्टर साहब के साथ बैठते हैं तो हम कलेक्टर नहीं हो जाते, हम किसी टीआई के साथ बैठते हैं तो हम पुलिस के टीआई नहीं हो जाते, हम अपने आप को रूपांतरित महसूस नहीं करना चाहिए, इस बात का हम नहीं करना चाहिए हमारे इससे संबंध है उससे संबंध है। और आपकी गरिमा इसी में है कि आप किसी संबंध का उपयोग ना करें, आप खुद को जियो। हमारे तो देश भर में किससे संबंध नहीं होंगे। कभी कभी मौका आने पर जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, लोक हित में जब संबंधों का उपयोग करता हूँ, सारे लोग सख्ती में आ जाते यार इनसे भी संबंध है। परंतु मैंने आज तक ना अपने निजी काम के लिए, किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और ना अपने अहंकार के लिए किसी संबंध का कोई उपयोग नहीं किया। हाँ, कोई सामूहिक रूप से कोई बड़ा लक्ष्य साधना हो जिसमें टीकमगढ़ का हित हो तो मुझे कोई गुरेज भी नहीं होता है। और मैं कहूँगा मुद्दों पे आधारित लिखें, मुद्दों पे आधारित कहें और नेताओं से कहलवाएं। तो किसी भी नेता से आप ये सवाल पूछें कि रेलवे के लिए आप क्या योगदान देना चाहते हैं, तो फिर वो इधर उधर की बात कहाँ से करेगा। भाई तू इधर उधर की बात मत कर, बता मुझको कि ये कारवां कैसे लुटा, या रेल के लिए आप सड़क के लिए क्या कर रहे हो, आपने विद्यालयों के लिए क्या कर रहे हैं एजुकेशन पे, आप टीकमगढ़ में बेहतर अधिकारियों की पदस्थापना के लिए क्या कर रहे हो, या किन किन स्कूलों में कितने अध्यापक शेष हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हो, ये अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, कहाँ कहाँ बैठना चाहिए, स्टाफ की कितनी कमी है, अस्पताल में क्या क्या संसाधन बढ़ सकते हैं। तो आप मुद्दों पे आप उनसे प्रश्न करना शुरू करें कि भाई हेल्थ को लेके आपका क्या दृष्टिकोण है, हेल्थ पर आप क्या काम करने वाले हैं। तो उन नेताओं की जो क्षमता है वो अपने क्षेत्र के लिए देंगे। बड़ा सौभाग्य है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जैसा गंभीर, सहनशील और इतना गरिमामय आदमी, 7वीं बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री, और जब मैं उनके साथ बैठता हूं तो मुझे इतना अचरज होता है कि कोई आदमी इतना बड़ा आदमी होकर के इतना सहज कैसे हो सकता है। हंस रहे हैं, सामान्य ढंग से बात कर रहे हैं, कहीं कोई घमंड नहीं, कहीं कोई ये आपको दिखावा नहीं करते वो कि मैं केंद्रीय मंत्री, कोई अहंकार नहीं। और सबसे अच्छी चीज उन्हें सब पता रहता है लेकिन वे आभास नहीं होने देते किसी को, किसी का दिल नहीं तोड़ते, और वो कभी भी ये नहीं पूछते फलाना क्या कह रहा था, ढिकाने ने क्या किया। आप उनसे जब अच्छी बात करते हैं, लोकहित की बात करते हैं, टीकमगढ़ के हित की बात करते हैं, संसदीय क्षेत्र की किसी जरूरत की बात करते हैं, तो इतने उत्साह के साथ तत्काल चिट्ठी लिखने को तैयार, तत्काल वहां जाने को तैयार, तत्काल फोन करने को तैयार। अभी लॉ कॉलेज की मान्यता के लिए मैंने कहा था भाई साहब वो बीसीआई के डायरेक्टर साहब से आपको अध्यक्ष से बात करना पड़ेगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से, नहीं तो भी बच्चे बेचारे एलएलबी करे घूम रहे हैं, मान्यता तो है नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, केंद्रीय मंत्री, इतना बड़ा व्यक्ति, वो कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं, आप एक काम करो दिल्ली आ जाओ, तो अपन उसको चाय पे बुला लेंगे उनको, बार काउंसिल के चेयरमैन साहब को, नहीं तो अपन चले चलेंगे, अपने बच्चों का भला होना चाहिए, अपन कानून मंत्री जी से बात कर लेंगे। तो ये मतलब मैं ये मानता हूँ हम और आप क्या है, इतना बड़ा व्यक्ति, कोई घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं, और हमारा जनप्रतिनिधि है, तीसरी बार वे टीकमगढ़ जीते, 4 बार सागर से जीते, ये उनका सौभाग्य है कि टीकमगढ़ उनको फला। टीकमगढ़ से वो जब जीते थे तो राज्य मंत्री बने थे पिछली मोदी जी की कैबिनेट में, अभी बने हैं कैबिनेट मंत्री। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी लगे हुए हैं, वे कह रहे थे कि मेरा प्रयास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र के किसी स्थान पर आए, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो ऐसा नहीं है, कोई ना कोई सौगात बड़ी वो हम लोगों को दे के जाएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, अपना झोली फैलाएंगे कि साहब हमारे इलाके की ये जरूरत है और आप हमें ये दे के जाइए। और हम लोगों का एक सोच भी है, उन्होंने कहा भी था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने कि सन 23 में पत्रकार साथियों के साथ अपन किसी देव स्थान पे, चाहे गोंगाबेर बब्बा के पास या कहीं भी ऐसे किसी क्षेत्र पे बैठ के वो चर्चा करेंगे, और जो मुद्दे हैं बुनियादी विकास के मुद्दे उन पर डिस्कस हो जाए, और मैं उसमें अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूँ मैं वो करूंगा। जैसे अब आप अभी एक चीज देखो, रेल में कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई है। टीकमगढ़ की जो रेलवे लाइन है, आप कल्पना करिए कि हम बनारस से रेल, बनारस विश्वविद्यालय जुड़ गया, बनारस से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जुड़ गई, आप आगे बढ़ के आते हैं तो आपका चित्रकूट बांदा, आप
वो भी ओपन यूनिवर्सिटी आपके साथ है। फिर यहाँ हमारा छत्रसाल विश्वविद्यालय जुड़ता है। यहाँ से आप चलते हैं तो भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इंदौर में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है। तो आप सोचने का अपना तरीका सोचिए कि ऐसी रेलें मिल गई हैं इस समय कि एजुकेशन की दृष्टि से छात्रों को और विद्यार्थियों को बड़ा सुख है। अब हम एक ट्राई कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम कोलकाता से कोई ऐसी ट्रेन चले और जो हमारे मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर तक पहुंचे। व्यापार हमारा कई गुना ज्यादा उन्नत हो जाएगा। कोई ऐसी ट्रेन जो है चले जो हमारे खजुराहो, छतरपुर, टीकमगढ़ को सीधा काय से जोड़ दे, चेन्नई से। तो हम व्यापार की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से हम बहुत आगे निकल जाएंगे। और ऐसी ही कोई ट्रेन हमें तिरुवनंतपुरम तक जोड़े, ऐसी ही कोई ट्रेन हमें बेंगलुरु से जोड़े। तो यही सोच मेरे दिमाग में चलता रहता है और मेरा मानना है ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन, निरंतरता में लगातार आप अच्छे से अच्छा सोचें, करने का प्रयास करें, उसका परिणाम आपके पास आएगा। निजी एजेंडे की तरह, जैसे मैंने मऊ घाट के पुल के लिए बिल्कुल निजी एजेंडा बनाया था। मैंने जैसे अपना सेंट्रल स्कूल में जो उन्होंने कहा शहरी फीडर से जुड़ना है, तो खड़े होके खम्भे गड़वा रहा था। मैं खड़ा रहा 4 दिन लगातार गया। डिविजनल इंजीनियर विकास सिंह ने बड़ा सपोर्ट किया उस समय। कई नौजवानों को मैंने प्रेरित भी किया कि आप मुद्दे उठाओ, आप ही श्रेय ले लो। चाहे रेल का मुद्दा उठाओ, शिक्षा का मुद्दा उठाओ, कोई मुद्दा उठाओ, मुद्दों पे आधारित राजनीति करो। और ये बड़ा अफसोस होता है यार कि अब राजनीति मूर्तियों की हो रही, राजनीति गेटों की हो रही, फलाना की। क्या विकास होने वाला है? इससे क्या लाभ मिलेगा आपको? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ऐसा कोई अभियान आप चलाएं, गरीब लोगों तक ऐसी योजनाएं पहुंचे कि उन्हें रोजगार मिले, अच्छे शैक्षणिक इंस्टीट्यूट खड़े हो जाएं, अच्छी सड़कें बनेंगी तो अच्छे। अभी ये वीरेंद्र कुमार जी के प्रयास से ओरछा से टीकमगढ़ तक 2 लेन बन रहा है और टीकमगढ़ से साहेगढ़ तक का 2 लेन बन रहा। गडकरी जी ने भाषण में कहा था कि भाई वीरेंद्र कुमार जी बार बार मुझ पे इस तरह का कह रहे हैं, आज मैं इनकी ये मांग पूरी करे दे रहा हूं और 2 साल के भीतर भीतर ये चीज वजूद में, अस्तित्व में आ जाएगी। एक एकल आप कहते हैं इसको, नाटक में एक कला होती है, एक एकल अभिनय, एक अभिनेता ही सारी चीजें कर देता है। तो ये इंटरव्यू तो अपन नहीं कहेंगे इसको। आमिर ने अपने चैनल में इतना अवसर दिया, मेरी शुभकामनाएं आमिर के साथ हैं। साथ में आमिर से मैं कहूँगा, आमिर बड़ी जिम्मेदारी का काम है पत्रकारिता। और आपसे आपने क्या किया, लोगों में उम्मीदें जगा दी। जब किसी अपन मन में जब लोगों की उम्मीद जगा देते हैं, तो टीकमगढ़ कोई छोटा तो है नहीं, 3778 वर्ग किलोमीटर का जिला है निवाड़ी अलग होने के बाद भी। तो टीकमगढ़ में अगर दिगोड़ा तहसील बनी जाती है तो हमारी एक एक ही तहसील तो कम हुई, मोहनगढ़ तहसील बन ही गई है। तो इतनी तहसीलें हैं टीकमगढ़ में, इतना बड़ा जिला है और आपने जिले वासियों में बड़ी उम्मीद जगाई है। ये बड़ा रिस्क लिया आपने। यही आप अगर अपनी प्रतिभा मेधा का भोपाल में अगर उपयोग करते तो बहुत अपन आगे जाते। और मैं ये जानता हूँ कि आमिर के संबंध बहुत बड़े बड़े लोगों से, एनडीटीवी के रवीश कुमार से आमिर सीधी बात कर लें। उन्होंने कहा साहब बरखा राय से बात करना हुई, लो भाई साहब बरखा राय से हम बात कर ही ले रहे। या किसी से भी कोई काम है तो ये आपके अंदर जो क्षमता है, जो प्रतिभा है, आप अपने टीकमगढ़ नगर के लिए दे रहे हैं और ये बड़ा काम आपने किया है और बहुत उम्मीदें जगा दी है। अब इन उम्मीदों पे कायम रहना, ये नहीं होना चाहिए कि लोगों का विश्वास चटक जाए कि अरे यार शुरुआत तो की थी, बहुत बढ़िया शुरुआत रही। और हम ये दावा कर रहे हैं कि आप निरंतरता से काम करो, आपकी एक एक खबर को 1-1 लाख व्यूज मिलेंगे। क्योंकि एक बार जब आप विश्वसनीयता पैदा कर लेंगे समाज में, तो टीकमगढ़ जिले अकेले में 12-15 लाख आदमी रहते हैं यार। 12-15 लाख में से 5 लाख लोग तो देखते ही हैं मोबाइल, उसमें से 1 लाख लोग नहीं मिलेंगे आपको, आपके 1 लाख लोग आपको मिलेंगे। और यूट्यूब से या जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है जगत के, आपको भी वो मान्यताएं मिलेंगी भविष्य में। और आपके अकाउंट में भी उतना पैसा आएगा जैसा हम जैसी कल्पना करते हैं। कि मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। लोगों में अगर उम्मीदें पैदा की हैं, उन्हें टूटने मत देना, इस भरोसे को बनाए रखना और इसी हौसले के साथ, इसी साहस के साथ काम करना। सारे लोग आपके पीछे खड़े हैं, गलत को बख्शना नहीं और सही व्यक्ति को सही चित्रित करना, यही पत्रकार का धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ टीकमगढ़ जिले के वरिष्ठ पत्रकार यशोवर्धन नायक, जिन्होंने आज
टीकमगढ़ जिले के इतिहास सहित देश विदेश की भी बातें की और तमाम युवाओं को एक आगे बढ़ने के लिए संदेश भी दिया। इस हफ्ते फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई वाला किस्सा बन जाता है। बहुत सारे लोग इसलिए एमएलए बनना चाहते हैं, चाहे 5 साल का बनो, पेंशन तो मिलना ही मिलना है। अब जिसके खिलाफ लिखोगे वो व्यक्तिगत दुर्भावना पाल लेता है।